Hello everyone, myself Rahul Kumar Sen, Assistant Professor in Mechanical Department. Now today we are going to start new experiment which is based on our gyroscope setup. ठीक है. Now our aim of experiment is to verify the torque relations for gyroscope. ठीक है. So हमें टॉर्क रिलेशंस को वेरीफाई करना है किसके लिए, जायरोस्कोप के लिए. सो स्टूडेंट, बिफोर परफॉर्मिंग आवर एक्सपेरिमेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जायरोस्कोप, जायरोस्कोप इफेक्ट, जायरोस्कोप कपल एंड व्हाई वी यूज जायरोस्कोप प्रिंसिपल. ठीक है. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जायरोस्कोप. तो जायरोस्कोप होता क्या है. अगर मैं जायरोस्कोप को डिफ़ाइन करना चाहूँ तो जायरोस्कोप को कैसे मैं डिफ़ाइन करूँगा. सो सिंपल, ये मेरे पास एक डायग्राम है. इस डायग्राम में आप जैसे कि देख रहे हो, और इसी सेटअप को हमें एक्सपेरिमेंट में भी यूज़ करना है. ठीक है. सो ये हमारा एक पूरा सेटअप है, जायरोस्कोपिक सेटअप, जिसमें कि एक डिस्क है जो कि क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. ठीक है. और ये एक्सिस है जिसको हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिस पर हमारी डिस्क क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. तो इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ स्पिन. और उसी डिस्क के जो सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर एक वेट पान होता है जहाँ पे हम वेट को सेटअप करके रखते हैं. क्लियर. सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जायरोस्कोप होता क्या है. राइट. सो इट इज़ अ बॉडी while spinning about an axis is free to rotate in other direction under the action of external forces. ठीक है. मान लो ये आपकी कोई बॉडी है. ठीक है. इस बॉडी में अगर हम बात करें तो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कोई डिस्क क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. ठीक है. अब कोई भी डिस्क या कोई भी डिवाइस है वो अगर अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, ठीक है, और सडनली हम कोई एक्सटर्नल फोर्स से उसके एक्सिस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करती है, वो अपने एक्सिस को छोड़ती नहीं है. मतलब वो उसको एक्सिस को, जैसे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स से अगर उसको डिस्टर्ब करते हैं तो वो उसका रेसिस्ट करती है, जिसके थ्रू एक उस पर इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं हम गायरोस्कोपिक इफेक्ट. और उसी इफेक्ट के कारण जो कपल जनरेट होता है उसको बोलते हैं हम गायरोस्कोपिक कपल. क्लियर. सो गायरोस्कोपिक को हम कैसे डिफाइन करेंगे. इट इज़ अ बॉडी while spinning about an axis is free to rotate in other direction under the action of external forces. या सिंपल मैं एग्जांपल बताऊंगा कि हमने बचपन में एक लट्टू देखा है. ठीक है. जो बचपन में हम खेलते थे जिससे, ठीक है, वो इस तरह इस शेप में होता था. ठीक है. तो हम क्या करते थे, रस्सी से इसको घुमा के एक फोर्स करके इसको रोटेट कराते थे. ठीक है. तो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर क्या करता है, रोटेट करता था. ठीक है. लेकिन आपने देखा होगा कि ये इसकी एक्सिस को मेंटेन करता था. मतलब ये इसका जो लट्टू का जो रोटेशंस होता था वो इसके एक्सिस के अबाउट क्या होता था, एक ओरिएंटेशंस को क्या करता था, पूरी तरह से मेंटेन करता था. ठीक है. और जब हम कभी कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई करते थे तो ये अपने एक्सिस को छोड़ता नहीं था. ठीक है. तो उसी इफेक्ट को बोलते हैं हम जायरोस्कोपिक इफेक्ट. ये क्यों होता था, ये जायरोस्कोपिक इफेक्ट के कारण होता था. ठीक है. जैसे कि मैं अगर बात करूं कि अगर ये लट्टू मान लो रोटेशन कैटेगरी में ना होते हुए सिंपल इस तरह से है, और मान लो मैं इसको स्ट्रेट कंडीशन में रखूं, तो ये वापस अपनी कंडीशन में वापस रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा इस सरफेस के. ठीक है. मतलब ये इस तरह से रेस्ट हो जाएगा. ठीक है. लेकिन अगर मान लो ये रोटेशन कंडीशन में है और जब हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपनी एक्सिस को ड्रॉप नहीं करता है. तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम गायरोस्कोपिक इफेक्ट. क्लियर. तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है. अब जैसे कि स्टूडेंट, जायरोस्कोपिक जो डिवाइस है वो जनरली यूज़ कहाँ होता है, तो उसके कई एप्लीकेशंस है. ये जनरली यूज़ होता है आपके एरोप्लेन में, एरोप्लेन्स में इसका यूज़ होता है. ठीक है. उसके साथ शिप में इसका यूज़ होता है. ठीक है. और आपके ऑटोमोबाइल व्हीकल में.
व्हीकल में भी इसका यूज होता है। तो ये इसकी बेसिक एप्लीकेशंस होती है इस डिवाइस की, ठीक है। और जैसे कि हम जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पर भी हमें इसी टाइप का एक सेटअप मिलेगा, जिसमें आपका एक लोअर टिम्बर होता है, जिसको आप बोल सकते हो बॉटम टिम्बर भी बोल सकते हो, और एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल पर एक जो डिस्क होता है, इसको हम बोलते हैं रोटेटिंग डिस्क, जहाँ पर ये क्या डिस्क क्या करेगी, रोटेशन मोशन करेगी इस एक्सिस पर, ठीक है। और उसके बाद में इसमें एक सेटअप वेट सेटअप मान होता है, जहाँ पे हम नंबर ऑफ़ वेट्स को अप्लाई करते हैं। अब हम जब भी नंबर ऑफ़ वेट्स को अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, इसके एक्सिस को क्या डिस्टर्ब करेगा, और जैसे इसके एक्सिस को डिस्टर्ब करेगा तो उसके कारण उसमें एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जो उसके क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, और उसके व्याप पर या उसके एक्सिस पर क्या करेगा, रोटेशन मोशन करेगा। तो उसी को बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ प्रिसिएशंस। क्लियर? या इन शॉर्ट मैं अगर बोलना चाहूँ कि ये आपका डिवाइस है जिसमें ये इसका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये इसका जेड एक्सिस है, और ये इसका वाई एक्सिस है, ठीक है। मतलब ये जो डिस्क है ये एक्स एक्सिस पर रोटेट कर रही है। अब कुछ एक्सटर्नल कपल्स या वेट के कारण या वेट अप्लाइड करने के कारण जब इसके हम एक्सिस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, दैट मीन्स ये समझ लो आपका जेड एक्सिस है। तो इसके कारण क्या होगा, ये जो आपकी जो डिस्क है, सॉरी जो रोटेटिंग डिस्क है, और इसके साथ में ये जो बॉटम टिम्बर है, तो ये बॉटम टिम्बर क्या करेगा, इसके वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस मीन्स इस तरह रोटेट करेगा, इस तरह रोटेट करेगा, ठीक है। तो इसको बोलोगे आप एक्सिस ऑफ प्रिसिशंस, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशंस। क्लियर? तो ये तीन एक्सेस होते हैं, कौन कौन से हैं, एक होगा एक्सिस ऑफ स्पिन, जिसको बोलोगे आप एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ स्पिन में क्या होगा, एक्सिस ऑफ स्पिन में ये होगा, इफ ए बॉडी इज रिवॉल्विंग अबाउट एन एक्सिस द लेटर इज नोन एज एक्सिस ऑफ स्पिन। मतलब ये जो बॉडी है जो आपकी, जिसको इन शॉर्ट अगर डिस्क बोले, अगर ये अपने एक्सिस पर रोटेट करेगी तो इसको बोलेंगे हम एक्सिस ऑफ स्पिन। क्लियर? और बात करें हम प्रीसेशंस, तो प्रीसेशंस क्या होगा, तो प्रीसेशन मीन्स द रोटेशन अबाउट द थर्ड एक्सिस जस्ट लाइक अ वाई एक्सिस। तो देखो तीन एक्सिस कौन कौन से हैं, एक है आपका एक्स एक्सिस, एक है हमारा जेड एक्सिस, और एक है हमारा वाई एक्सिस। आपकी डिस्क है वो रोटेट कर रही है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। अब उसके कुछ डिस्टेंस पर हमने मान लिया कि ये आपका एक इमेजिनरी जेड एक्सिस है, जहाँ पर हम लोड अप्लाई करते हैं। लोड जैसे अप्लाई करेंगे तो ये जो आपके जो डिस्क है, मीन्स जो इसका एक्सिस है, वो टिल्ड होने की कोशिश करेगा, ट्राई टू टिल्ड दिस पोजीशन, और उसके कारण क्या होगा, उसमें एक रेसिस्टेंस क्रिएट होगा जो कि क्या करेगा, इस टिम्बर को इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्लियर? तो उसी मोशन को बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ प्रिसिशंस, ठीक है। उसी मोशन को क्या बोलते हैं हम, एक्सिस ऑफ प्रिसिशंस। एक्सिस ऑफ प्रिसिशंस। क्लियर? तो ये एक्सिस ऑफ प्रिसिशंस हो गया। और गैरोस्कोपिक इफेक्ट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और गैरोस्कोपिक इफेक्ट के कारण ही इसमें कपल प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं गैरोस्कोपिक कपल। तो उम्मीद करता हूँ कि गैरोस्कोप क्या होता है, गैरोस्कोपिक का कंसेप्ट क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, वो आपको यहाँ पर पता चल गई। तो एप्लीकेशंस क्या, एरोप्लेन है, शिप्स है, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स है, और आजकल तो गैरोस्कोपिक का जो प्रिंसिपल है वो आपके मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ होता है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन में कैसे यूज़ होता है कि जब हम मोबाइल फ़ोन को स्ट्रेट कंडीशन में रखते हैं या फिर उसको हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखते हैं तो वो ऑटोमेटिक अपनी पोजीशन पर सेटअप हो जाता है। तो वो किसका इफेक्ट है, आपके गैरोस्कोपिक का इफेक्ट है। इसके कारण ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पोजीशन में तो वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है। तो ये गैरोस्कोपिक इफेक्ट के कारण होता है, ठीक है। अब हम अपने एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं। अब जब हम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे ऑब्जर्वेशन डेटाज हैं। अब जिसके
यहाँ पर हमारा मास ऑफ डिस्क दे रखा है, लेंथ ऑफ डिस्क दे रखा है, लेंथ ऑफ वेट फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क दे रखा है 0.225 और रेडियस ऑफ डिस्क दे रखा है 0.15 मीटर। तो सबसे पहले अगर मास दे रखा है तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं हमारे डिस्क का। तो वो कितना है, वो है हमारा m/2 × r का स्क्वायर। सो मास ऑफ डिस्क दे रखा है 5.42/2 और मल्टीप्लाई r, तो r कितना है 0.15 का होल स्क्वायर। सो इस दौरान हम इनर्शिया ऑफ डिस्क निकाल सकते हैं, तो वो मिल जाएगा हमारा 0.0609 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इनर्शिया की वैल्यू आ गई और इसी वैल्यू का हम यूज़ हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल पे भी करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जायरोस्कोपिक डिवाइस क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या होता है और किस प्रिंसिपल पर काम करता है, वो मैंने सारी चीज़ें आपको इस डायग्राम में आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम अपने एक्सपेरिमेंट पर आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जायरोस्कोपिक का। अब सबसे पहले मैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आपका योग है या इसको बोलते हैं लोअर टिम्बर, एक होता है हमारे पास अपर टिम्बर। बट हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान अपर टिम्बर का यूज़ नहीं करते हैं। और ये जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारी रोटेटिंग डिस्क है। ठीक है, अब रोटेटिंग डिस्क का एक हमारे पास वेट होता है जो कि होता है इसका वेट है 5.42 kg। उसके साथ ये हमारा डीसी सप्लाई सोर्स होता है जिसमें हमको पावर सप्लाई करना होता है जब डिस्क आपकी रोटेट करती हो तब। उसके साथ में ये हमारी एंगुलर पोजिशंस है जहाँ पर 0 से लेकर 360 डिग्री तक, 0 से लेकर 360 डिग्री तक के जितने भी सारे एंगल्स हैं। और उसके साथ में यहाँ पर मैं आपको हर एक का स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर क्लियर करूँगा। अब सबसे पहले जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि डिस्क का वेट जो है वो कितना है 5.42 kg। अब डिस्क की जो रेडियस अगर मैं इसको स्केल से मेजर करता हूँ तो यहाँ से सेंटर तक 15 सेंटीमीटर मीन्स आपका 0.15 मीटर। उसके साथ ये आपका पेन है जहाँ पे इस पाइप पे हम क्या करते हैं वेट को पुट अप करते हैं और इस वेट की जो डिस्टेंस है डिस्क के सेंटर से जो टोटल डिस्टेंस है हम वो भी फाइंड करते हैं। तो वो डिस्टेंस कितना होता है, वो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक। तो ये टोटल डिस्टेंस होता है 19.5 यहाँ तक है और उसके बाद में 0.5 यहाँ तक। तो टोटल सेंटर टू वेट ऑफ द सेंटर टोटल डिस्टेंस जो लेंथ होगी वो होगी आपकी 20 सेंटीमीटर, दैट मीन 0.20 मीटर। क्लियर। अब हम जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में जैसे मैंने आपको जस्ट अभी थ्योरी में बताया कि जायरोस्कोपिक इफेक्ट कैसे होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक एक्सिस है। ठीक है, इस एक्सिस पर हमारी डिस्क क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, इस एक्सिस पर हमारी डिस्क रोटेट कर रही है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ स्पिन। अब ये हमारा बॉडी है जहाँ पर हमें क्या करता है वेट को अप्लाई करना था। जैसे हम वेट को अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगी, इसकी एक्सिस को डिस्टर्ब करेगी। इसके कारण क्या होगा, इस पर एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जिसको बोलते हैं डायरोस्कोपिक इफेक्ट। वो इफेक्ट कैसा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जब ये रोटेट करेगी और जैसे हम यहाँ पर वेट पुट अप करते हैं इस तरह से ये वेट पुट अप करेंगे तो ये अपने एक्सिस को क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो ये आपके वर्टिकल एक्सिस पर क्या करेगी, रोटेट करेगी। क्लियर। तो ये आपकी डिस्क रोटेट करेगी और जैसे मैंने कोई कपल अप्लाई किया, कपल अप्लाई करने के कारण उसके एक्सिस में क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। उसके कारण एक कपल प्रोड्यूस होगा। इसके कारण क्या होगा कि ये जो योग है वो अपने वर्टिकल एक्सिस पर क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो उसी इफेक्ट को बोलते हैं हम डायरोस्कोपिक इफेक्ट। और उसी इफेक्ट से जो कपल प्रोड्यूस होता है इसको बोलते हैं हम डायरोस्कोपिक कपल। तो हमारे पास जो वेट है यहाँ पर 3 वेट्स हैं। ये है 500 ग्राम और उसके बाद ये हमारा 1 kg का वेट है। तो हमें डिफरेंट वेट के लिए इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। सो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये हमारी जो स्केल है सर्कुलर स्केल, जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये मशीन जो दिख रही है आपको डीसी मोटर। ठीक है,
अब डीसी मोटर का सप्लाई यहाँ से होगा, तो हम यहाँ से जब पावर का सप्लाई करेंगे तो ये मोटर क्या होगा, मोटर के थ्रू ये रोटर आपका रोटेट करना स्टार्ट करेगा। अब रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो कुछ समय तक हम इसको क्या करेंगे, एक समय तक इसको रोटेट करवाएंगे और एक समय के बाद फिर हम टेकोमीटर डिवाइस का यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि हमारे पास टेकोमीटर डिवाइस है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टेकोमीटर डिवाइस का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। टेकोमीटर डिवाइस का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर हमें आरपीएम को मेजरमेंट करना, मतलब कोई भी रोटेटिंग बॉडी है अगर वो रोटेट हो रही है तो उसके हमको आरपीएम को अगर मेजरमेंट करना हो तो वहाँ हम टेकोमीटर डिवाइस का यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये सेटअप है, अभी सेटअप में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो भी एंगल है, तो अब हम क्या करते हैं, तीन तरह के एक्सिस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। ये होता है एक्सिस ऑफ स्पिन, इस पर डिस्क आपकी रोटेट कर रही है, ठीक है, तो उसको मान लिया मैंने एक्स, और उसके साथ में ये एक्सिस इसको मैं मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि ये हमारा जेड एक्सिस है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको डिस्टर्ब करते हैं या लोड या कपल अप्लाई करते हैं। जैसे हम इसको लोड अप्लाई करते हैं या वेट अप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, अपने पोजीशन से टिल्ट होगा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिसके कारण क्या है, इसमें एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण ये आपका एपरेटस क्या होगा, रोटेट करेगा इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। तो ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो रोटेट करेगा इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन। तो वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन के हमको एंगल डिसाइड करना होंगे। अब हम कोई भी एंगल ले सकते हैं, 0 से 30 ले सकते हैं, 0 से 60 ले सकते हैं, 0 से 90 ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा एजम्पशन लेता हूँ एंगल का कि 90 डिग्री पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि 90 डिग्री के बाद इसको रोटेट करने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। सो हमने इसका कनेक्शंस कर दिया है सप्लाई से। सो हम क्या करेंगे कि अभी हमारी पोजीशंस क्या है, ये पोजीशंस है 0 पे, ठीक है, और ये पोजीशंस को हमने रखा 0 पे। तो ये सर्कुलर स्केल जिसको हमने कहाँ पे रखा, 0 पे रखा, ठीक है। अब उसके बाद हम ग्रेजुअली इसको यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। देखिए ये डिस्क आपका रोटेट होना स्टार्ट हुआ। अभी हमने इसको 40 पे रखा, ठीक है, 40 पे रखा। ये स्टार्ट हो गई डिस्क हमारी रोटेट करना। हम इसमें कुछ थोड़ा समय लेंगे इसको कांस्टेंट तक रखने के लिए। उसके बाद फिर हम इसकी रीडिंग को मेजरमेंट करेंगे टेकोमीटर के थ्रू, जब हम इसको आरपीएम मेजरमेंट करेंगे इसका। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर जो टेकोमीटर की रीडिंग है 1030, 42। तो इस तरह हमने टेकोमीटर की हेल्प से जो रीडिंग ली थी वो हमारी कितनी, 1042 की अप्रॉक्सीमेट रीडिंग है। तो आरपीएम की वैल्यू कितनी हुई, 1042। अब हमें ये देखना है क्या है जो आरपीएम की जो वैल्यू है हम जब प्रैक्टिकल करेंगे उसके लिए करेक्ट रहेगी, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि हमारे आरपीएम की जो वैल्यू है, तो स्टूडेंट ये एक हमारी टेबल है जिसमें मैंने मास कितना 5.42, आर कितना 0.15 और आई जो हम निकाल चुके हैं 0.0609। अब एंगुलर पोजीशन जिसको कि मैंने यहाँ पर 0 पर सेट किया है, तो ये 0 हो गया। और एंगुलर फाइनल पोजीशन, अब फाइनल पोजीशन में क्या करूँगा कि मैं इसको 90 एंगल पर एज्यूम करता हूँ कि 90 एंगल के बाद इसमें टोटल कितना टाइम रिक्वायर होता है इसको वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन के लिए या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से एक एंगल रखता हूँ 90 डिग्री, ठीक है, कि 90 डिग्री में एज्यूम कर रहा हूँ। अब इस 90 डिग्री और एंगुलर पोजीशन मतलब जो इनिशियल पोजीशन 0, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है वो मान के चलता हूँ कि वो भी कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। अब मेरे को टाइम रिक्वायर है, तो कितना टाइम रिक्वायर होगा उसको कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, और इसका जो वेट है, वेट
वेट अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये वेट है हमारा, ये है 500 ग्राम। तो मैं ये वेट यहाँ पर पुटअप करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये वेट है, ये हमारा 0.5 kg और लेंथ तो आपको पता ही है 0.2। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर वेट रखता हूँ। जैसे ही वेट रखूँगा तो स्टॉप वॉच के थ्रू, अब जैसे ही वेट रखूँगा तो स्टॉप वॉच के थ्रू फिर मैं मेजरमेंट करूँगा। ये 0 पे हमारी रीडिंग सेट है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेट को पुटअप करेंगे। वेट को पुटअप करने के बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे 90 डिग्री एंगल से। तो देखिए तो हमारा टोटल टाइम कितना आया है 10.9। तो 10.9 सेकंड हमारा टाइम आया है। सो ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। सो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा पहले रिवॉल्यूशन जो हमने पहले 0.5 kg के लिए नोट किया था, तो आरपीएम कितना आया था हमारा, हमने नोट किया था वो आरपीएम टेकोमीटर से, वो था हमारा 1043। ठीक है, सो इस आरपीएम को अब हम थ्योरेटिकली नेक्स्ट स्टेप में चेक करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। सो इस स्टेप में हम ये देखते हैं कि जो हमने टेकोमीटर के हेल्प से जो आरपीएम लिया था 1043, क्या ये थ्योरेटिकली सही है, तो हम इसको चेक करेंगे। अब हम थ्योरेटिकली तरीके से ये आरपीएम की जो वैल्यू आई 1043, इसको हम चेक करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं तो गायरोस्कोपिक कपल क्या होता है हमारा, जायरोस कपल जो कि होता है हमारे पास आई ओमेगा इंटू ओमेगा पी। हम जानते हैं कि आई होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा पी होता है वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशंस। सो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि गायरोस्कोपिक कपल, अगर गायरोस्कोपिक कपल की यूनिट की बात करें तो वो होता है हमारा लोड इनटू लेंथ। ठीक है, कि कपल्स की बात करें तो लोड इनटू लेंथ, ये हमारा बेसिकली ये फॉर्मूला होता है। सो लोड इनटू लेंथ, W इनटू लेंथ। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं आई, तो आई होता है हमारा m/2, क्योंकि डिस्क का इनर्शिया ले रहे हैं तो m/2 मल्टीप्लाई r का स्क्वायर, और ओमेगा जो कि अभी हमारे को नहीं पता है, ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी। और ओमेगा पी के लिए जो फॉर्मूला होता है डेल थीटा अपॉन डेल टी। सो जो हमने अभी टेकोमीटर से रीडिंग लिया 1043 आरपीएम। ठीक है, तो अब हमें इसको थ्योरेटिकली चेक करना है। तो जो हमने फर्स्ट रीडिंग ली थी उसमें हमने वेट किसके लिए देखा था 0.5 kg की। तो हम अभी केवल फर्स्ट रीडिंग को ही वेरीफाई करेंगे। अगर हमारी फर्स्ट रीडिंग वेरीफाई हो जाती है तो हम जो दूसरे वेट जैसे कि हमारा 1 kg और 1.5 kg, उसके लिए हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो देखिए, सो स्टूडेंट जैसे कि जानते हो कि W क्या होता है, W होता है हमारा m इंटू जी और मल्टीप्लाई लेंथ, और इक्वल्स टू ये फॉर्मूला है m/2 मास ऑफ डिस्क इंटू रेडियस और मल्टीप्लाई ओमेगा और डेल थीटा अपॉन डेल टी। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमें टेबल पे दिख रहा है मास कितना है 5.42। अब जी होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.81 के अप्रॉक्सीमेट होती है। तो मैं अप्रॉक्सीमेट 10 के आसपास मान लेता हूँ। और लेंथ कितनी है जो कि टेबल में दे रखी है, लेंथ है इसकी 0.2 मीटर। तो 0.2 मीटर लेंथ है। उसके बाद मास दे रखा है आपका 5.42 अपॉन 2 मल्टीप्लाई आर कितना है ये हमारा यहाँ पे निकाला था, रेडियस ऑफ डिस्क जो कि कितना था 0.15 मीटर, 0.15 मीटर। क्लियर। सो इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई ओमेगा तो आपका अभी अननोन है। ठीक है, और मल्टीप्लाई डेल थीटा कितना है, आपने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमने एज्यूम किया था वो था हमारा 90 डिग्री। कितना था 90 डिग्री, जो कि ये किस में था डिग्री में था, तो इसको हमको रेडियन में भी चेंज करना पड़ेगा। और डेल टी मीन्स टोटल टाइम कितना
रिक्वायर था इसको कंप्लीट करने के लिए, तो वो था हमारा फर्स्ट रीडिंग में 10.9 सेकेंड, तो हमने लिख दिया 10.9 सेकेंड। ठीक है, अब उसके बाद मल्टीप्लाई डिग्री में है तो उसको रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना, पाई/180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करते हैं 5.42 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.2, तो ये अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, जो कि हम जानते हैं कि कपल की यूनिट क्या होती है, ये होती है हमारी न्यूटन मीटर, तो 1 न्यूटन मीटर आ गया। ठीक है, और इक्वल्स टू, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस वैल्यू को, तो ये होती है हमारी 0.609। ठीक है, और मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने ये वैल्यू यहाँ पे निकाली भी थी, सॉरी 0.0609 होगी, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली भी थी। ठीक है, और ये कैसे निकाली थी हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो ये इसके थ्रू निकलेगी, तो ये 5.42/2 मल्टीप्लाई 0.15 का स्क्वायर, तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.0609। क्लियर, और मल्टीप्लाई ये होगा आपका ओमेगा, और मल्टीप्लाई जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होती है, जब हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू भी आ जाएगी 0.144। क्लियर, अब हमारे पास ये जो चीज़ है ओमेगा, अब हम ओमेगा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, तो ओमेगा इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर, तो 1 में ये हो जाएगा आपका 0.0609। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई 0.144। सो आप इसको आगे सिंप्लीफाई करते हो तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी, जब इसको हम कैलसी से सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा आपका 114.030। ठीक है स्टूडेंट, सो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 114.030। सो स्टूडेंट हम जानते हैं कि ओमेगा किसके इक्विवेलेंट होता है, 2πn/60 ये होता है। सो हम क्या करेंगे, ओमेगा की जगह रख देंगे 2πn/60। ठीक है, और इक्वल्स टू ये वैल्यू कितनी है हमारी, ये 114.30। सो इस तरह हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमें थ्योरेटिकली फाइंड करना है। तो हम n को किस तरह लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं n को, n इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई, ठीक है सॉरी n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 114.30, क्योंकि 60 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 60, और अपॉन में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3.14। सो इस तरह हम n की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो हमको n की वैल्यू मिल जाएगी, वो मिल जाएगी 1089.45 RPM। ठीक है, सो देखिए स्टूडेंट्स, n की वैल्यू हमें थ्योरेटिकली कितनी मिली, 1089.45 RPM, और जो हमने टेकोमीटर के थ्रू मेज़र किया था तो वो वैल्यू कितनी आई थी 1043। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमने जो टेकोमीटर के थ्रू जो रीडिंग ली थी RPM की, वो हमारी थी 1043, और ये जो रीडिंग है हमारी 1089.45, ये अप्रॉक्सीमेट आप कुछ हद तक बोल सकते हो कि ये रीडिंग सही है, क्योंकि ये लगभग उसके नियर बाई में ही है। ठीक है, तो इस तरह हम इस रीडिंग को वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमने रीडिंग ली टेकोमीटर से, तो ये इस वेट 0.5 kg के लिए और ये लेंथ 0.2 के लिए, और जो अपना एंगल है 90 डिग्री के लिए, तो जो RPM निकला वो कितना आया 1043, तो इसको हम कंसीडर करेंगे। सो ये वैल्यू जो वेरीफाई हो गई आपकी। अब हमें बाकी के जो दूसरे वेट्स हैं, जो कि आपका 1 kg और 1.5 kg, उसके लिए अब हमें इसको बार बार वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस तरह हमने थ्योरेटिकली भी RPM को वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह से आपका ये चीज़ क्लियर हो गया कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम है। तो अब हम जो हमारा एक्चुअल RPM का जो वैल्यू आया जो टेकोमीटर से हमने लिया वो वेरीफाई हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम दूसरे वेट के लिए करेंगे, जो कि आपका 1 kg के लिए और 1.5 kg के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो इस तरह हम यहाँ पर इसको RPM को भी वेरीफाई कर सकते हैं। हमने थ्योरेटिकल भी देखा और एक्सपेरिमेंटल भी देखा। तो थ्योरेटिकल अभी हमारी जो टोटल रीडिंग आई थी कितनी आई थी 1089 RPM। ठीक है,
और जो हमने टेकोमीटर के थ्रू जब किया था तो 1043 था, मतलब अप्रॉक्सीमेट हम मान सकते हैं कि ये सिमिलर बहुत कम एरर है। तो हम इस स्पीड को यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं और इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल पे जाएंगे, जहाँ पे हमें दूसरे वेट के लिए मीन्स अभी हमने 500 ग्राम वेट के लिए किया था, अब हमें 1 kg के लिए और उसके साथ में 1.5 kg वेट के लिए आरपीएम चेक करना होगा। और उसके बाद हम अपना एंगल सेम रखेंगे। एंगल कितना रखेंगे हमारा 90 डिग्री। तो पहली रीडिंग में 90 डिग्री होगा, दूसरी डिग्री और दूसरी रीडिंग और तीसरी रीडिंग में भी हम अपना एंगल को 90 डिग्री ही रखेंगे। बस जब हम अपने आरपीएम का देखेंगे कि इस वेट में कितना आरपीएम होगा और तीसरे मतलब 1.5 kg वेट में 1.5 kg वेट में कितना आरपीएम होगा, 1 kg में कितना आरपीएम होगा, वो हम चेक करेंगे। नाउ अब हमारा जो ऑब्जर्वेशन टेबल है हमको इसको फोकस करना है। तो सबसे पहले अब हम अपना आरपीएम बढ़ाएंगे, ठीक है। आरपीएम सॉरी, हम अपना क्या करेंगे, पहले तो पावर सप्लाई बढ़ाएंगे। अभी 40 पे था, अब 40 से हम इसको 50 के अप्रॉक्सीमेट 60 पे हमने रखा। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि 60 में इसमें कितना आरपीएम होगा। सो हम अपना आरपीएम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं। तो ये आ रहा है 1580 के अप्रॉक्सीमेट। सो हमारा जो आरपीएम है 1580। अब इस आरपीएम पर हमें दूसरे वेट के लिए वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है। तो हमारा सेकंड रीडिंग है, जो आरपीएम है हमारा सेकंड कितने वेट के लिए। अब हम जो आरपीएम हमारा सेकंड निकला वो कितना 1580, जो कि हमने सप्लाई को बढ़ाया था। अब हमें 1 kg वेट के लिए इसको चेक करना है और हमारा एंगल तो वही रहेगा 90 डिग्री। अब हमें टाइम देखना है 1 kg के लिए कि अगर हम 1 kg वेट पुटअप करेंगे हमारे इस सेटअप पर तो इसमें कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, वो हमें यहाँ पे अब काउंट करना है। तो स्टूडेंट जैसे कि 0 पर तो है ही, अब हम जैसे यहाँ पे 1 kg का वेट डालते हैं तो हम पहले तो हमें अब दूसरे वेट के लिए जो कर रहे हैं तो ये 0 पर सेट है। आपका जो वेट है ये कितना है 1 kg का है। अब जैसे ही 1 kg का वेट हम रखते हैं तो हम 90 डिग्री के लिए मेजर करते हैं। .09 9.55 हमारा रीडिंग आ रहा है। तो यहाँ हम टाइम लिखते हैं 9.55। क्लियर। अब उसी तरह हम अपने सप्लाई को ग्रेजुअली और इंक्रीज़ करेंगे। अभी ये 60 पर है, 60 से थोड़ा सा मैं और इंक्रीज़ करता हूँ इसको। और उसके बाद टेकोमीटर की हेल्प से फिर मैं इसका आरपीएम मेज़र करता हूँ। तो हम यहाँ पर आरपीएम इसका चेक कर रहे हैं। $1722 इसका आरपीएम हमने अभी टेकोमीटर से मेजर किया। तो हम उसको यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। अब इसी आरपीएम पर अब हम 1.5 kg के लिए चेक करेंगे। तो 1.5 kg जैसे कि हमारा वेट है 500 ग्राम और ये 1 kg, तो 1 kg और 500 ग्राम के लिए हम यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन इसका कितना है। तो ये तो 0 पर है ही, ठीक है। और यहाँ पर हम जैसे ही वेट पुटअप करते हैं, ठीक है, जैसे हम वेट पुटअप करेंगे तो ये देखिए तो हमारा जो टाइम हुआ 6.87, टोटल टाइम आया 6.87, ठीक है। तो हमने इस तरह हर एक आरपीएम अलग अलग आरपीएम पर, ठीक है, अलग अलग आरपीएम पर जो वेट है, जैसे पहले 0.5 kg, फिर उसके बाद 1 kg, उसके बाद 1.5 kg पर हमारा जो टाइम ड्यूरेशन आया, जब पहले रीडिंग हमने जब निकाली थी तो 0.5 kg के लिए किया था, तो उसके लिए हमारे पास टोटल टाइम आया था 10.9 सेकंड।
उसके बाद सेकंड के लिए किया था तो 9.55 सेकंड, और थर्ड रिवॉल्यूशन जो कि 1722 आरपीएम के लिए करा, जहाँ पे हमने वेट पुटअप रखा था 1.5 kg, उस पर हमारा जो टाइम आया 6.87। तो इस तरह हमने अपने ऑब्जर्वेशन टेबल पर अलग अलग स्पीड पर, अलग अलग वेट पर हमने जो टाइम है वो यहाँ पर नोट कर लिया है। अब इसके आगे का जो स्टेप होगा वो हमारा कैलकुलेशन होगा, जो हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। यहाँ पे सो एक टेबल हमारी कंप्लीट हो गई है। सो अब इस टेबल का यूज़ हम करेंगे हमारे कैलकुलेशन पार्ट के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसका कैलकुलेशंस करेंगे, जिसमें हमें ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा पी वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशंस और गायरोस्कोपिक कपल, ठीक है, थ्योरेटिकली फाइंड करना है। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप में उसके बाद हम फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने कैलकुलेशन पार्ट पर आते हैं। सो हमने पूरे एक्सपेरिमेंट में अलग अलग रिवॉल्यूशंस और अलग अलग वेट्स के थ्रू हमने टाइम नोट किया था। तो पहले स्पीड जो हमने 1043 आरपीएम पर लिया था, उस पर हमारा टोटल टाइम था 10.9। फिर दूसरा जो आरपीएम था 1580, उस पर हमारा टाइम था 9.55। और जो थर्ड आरपीएम लिया था हमने 1722, उस पर हमारा जो टाइम था 6.87। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अलग अलग वेट पर लिया था। पहली रीडिंग जो हमने ली थी 0.5 kg पर लिया था, दूसरा 1 kg के लिए लिया था, और तीसरा लिया था हमने 1.5 kg के लिए। अब जैसे कि आप जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो तो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वो कितना है 0.0609। तो वो तीनों रीडिंग के लिए तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब हमें क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशंस और गायरोस्कोपिक कपल, ठीक है। तो अलग अलग वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो गायरोस्कोपिक कपल के लिए इक्वेशंस आप जानते हैं, वो इक्वेशंस क्या है वो ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। गायरोस्कोपिक कपल मीन्स C इक्वल्स टू कितना होता है, इसको हम गायरोस्कोपिक कपल भी बोल सकते हैं। C इक्वल टू होता है हमारा I इंटू ओमेगा पी, जहाँ पर I है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ओमेगा है आपका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क, और ओमेगा पी वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशंस। तो हमें ये चीज़ फाइंड करना है। तो I तो ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। अब हमें ओमेगा और ओमेगा पी की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर चुका हूँ, जिससे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो कैलकुलेशंस मैंने किया पहले 1043 आरपीएम। तो आरपीएम हमारा फर्स्ट रीडिंग जो कि हमारा वेट कितना था, इसमें वेट था हमारा 0.5 kg के लिए जो हमने किया था, ठीक है। उस समय आरपीएम कितना नोट किया था 1043। सो ओमेगा 1 के लिए, मतलब ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2πn/60। अब चूँकि हम फर्स्ट रीडिंग के लिए ले रहे हैं, फर्स्ट आरपीएम के लिए ले रहे हैं, तो 1043। तो हमारा जो रिवॉल्यूशन पर मिनट N1 के लिए वो कितना है 1043। सो ओमेगा 1 इक्वल टू 2πn1/60। तो हमने ये सारी वैल्यू यहाँ पर रख दी और उसके थ्रू हमने ओमेगा 1 यहाँ पर फाइंड कर दिया। तो अब यहाँ पे हम ओमेगा की जो वैल्यू है 109.6 रीडिंग पर सेकंड यहाँ पर मेंशंस कर दी। और दूसरी रीडिंग ओमेगा 2, तो दूसरा रिवॉल्यूशन कितना है आरपीएम, जो कि है 1580, ठीक है। सो उस केस में ओमेगा 2 हम फाइंड करेंगे, तो उस तरह हम ओमेगा 2 फाइंड कर लेंगे 2πn2/60, जो कि N2 कितना है 1580 आरपीएम। सो हम 165.37 रीडिंग पर सेकंड ओमेगा 2 की वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड की हमने। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 165.37, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा आरपीएम 1722। तो उसके लिए जो हमारी रीडिंग होगी वो क्या होगी, ओमेगा 3 मीन्स ये होगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी, तो 2πn3/60। तो ये आ गया हमारा 180.236 रेडियन पर सेकंड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 180.236। तो हमारी देखिए ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3 ये तीनों रीडिंग यहाँ पर हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। अब उसके बाद है ओमेगा पी, वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशंस। तो हमें हर एक के लिए निकालना है, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। तो देखिए हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है del θ/del t, ये फॉर्मूला होता है, क्लियर। ये भी क्या होता है रेडियन पर सेकंड में होता है। तो अब हमारे पास क्या क्या है, डेल थीटा है और
डेल टी ए। तो देखिए एंगल तो हमने कांस्टेंट रखा है, मतलब हर एक वेट के लिए और हर एक आरपीएम के लिए जो एंगल था हमारा वो क्या था, एक ही हमने एज्यूम किया था, वो था 90 डिग्री। सो हमें टाइम पर फोकस करना है। यहाँ पे टाइम कितना है, तो फर्स्ट आरपीएम के लिए जो टाइम था हमारा 10.9, जो कि हमने वेट भी रखा था 0.5, तो ये इसके लिए टाइम कितना था 10.9। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हमने यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिएशंस, तो ओमेगा P1 तो डेल थीटा अपॉन डेल टी मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, ये एक्चुअल में फॉर्मूला होता है। तो अब फर्स्ट रीडिंग क्या है हमारी, टाइम कितना है 10.9 और एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर जस्ट ये वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, तो ये हो गया 90 और ये टाइम कितना था 10.9 और मल्टीप्लाई 3.14 अपॉन 180। तो देखिए ओमेगा P1 आ गया हमारा। उसी तरह हम ओमेगा P2 भी निकाल सकते हैं, किसके लिए, दूसरे टाइम के लिए जो था हमारा 9.55, और उसकी तरह जो तीसरा टाइम था 6.87। तो अलग अलग रीडिंग हम ओमेगा P1 निकाली, तो ओमेगा P2 कितना है 0.164। तो देखिए पहले हमने ओमेगा P1 निकाला, तो ओमेगा P1 कितना है 0.144, और दूसरा रीडिंग क्या है आपका ओमेगा P2 के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 0.164 रेडियन पर सेकंड, 0.164। और थर्ड रीडिंग जो थी ओमेगा P3 के लिए वो कितना है 0.228 रेडियन पर सेकंड, तो 0.228। क्लियर। तो उसी तरह हमने ओमेगा P1, ओमेगा P2 और ओमेगा P3 की वैल्यू निकाली। अब हमारा नेक्स्ट फोकस किस पे रहेगा, जायरोस्कोपिक कपल, जो कि किस C है। तो हम C1, C2 और C3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। तो देखिए जायरोस्कोपिक कपल C1, तो C1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आई तो क्या रहेगा कांस्टेंट ओमेगा 1, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.144। तो 0.144 ओमेगा 1 की, सॉरी ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी 109.16, ठीक है। सो आई की वैल्यू तो हमारी थी ऑलरेडी, कितनी है 0.0609। तो यहाँ पे हमने पुटअप किया ओमेगा 1 की वैल्यू 109.16 ये हमने रखा, और मल्टीप्लाई ओमेगा P1, तो ओमेगा P1 की वैल्यू कितनी है 0.144। तो इस तरह हमने C1 की वैल्यू फाइंड की। तो C1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0.957 न्यूटन मीटर, जो कि इसकी यूनिट है। तो गैरोस्कोपिक कपल का जो फर्स्ट वैल्यू हमको मिल गया 0.957 न्यूटन मीटर। उसी तरह हम गायरोस्कोपिक कपल C2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और C3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने ये वैल्यू फाइंड की, उसी तरह हमने इस वैल्यू को भी यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हमारी वैल्यू। तो फर्स्ट रीडिंग जो हमारी C1 की आई थी वो कितनी है 0.957। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.957, और दूसरी रीडिंग आई है हमारी C2 जो हमने फाइंड किया था, वही 1.65 न्यूटन मीटर, 1.65 न्यूटन मीटर, जो कि इसकी यूनिट है, ठीक है। और तीसरा क्या है C3 गैरोस्कोपिक कपल 3 के लिए, तो वो कितना हो गया हमारा 2.5026, तो 2.5026 न्यूटन मीटर। सो इस तरह हमने थ्योरेटिकल गैरोस्कोपिक कपल की जो वैल्यू है वो यहाँ पर फाइंड कर ली। तो 1, 2, 3 ये सारी रीडिंग्स हमको यहाँ पर मिल गई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कैलकुलेशंस भी आपको क्लियर हो गया है। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेप ग्राफ ड्रॉ करने पर आते हैं। सो अब हमें क्या करना है, जो हमारी कैलकुलेशन हमने यहाँ पर इस टेबल में मेंशंस की है, सो इस पर हमें दो चीज़ फाइंड करनी है। फर्स्ट चीज़ क्या फाइंड करनी है, वो हमें फाइंड करना है फर्स्ट, जो कि हमें फाइंड करना है कि फाइंड द इफेक्ट ऑफ ओमेगा। ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी ऑन ओमेगा P, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशंस, मीन्स ओमेगा का इफेक्ट ओमेगा P पर क्या होगा, उसके लिए ग्राफ फाइंड करना है। और दूसरा हमें फाइंड करना है फाइंड द इफेक्ट ऑफ ओमेगा ऑन जायरोस्कोपिक कपल, ठीक है। सो एंगुलर वेलोसिटी का इफेक्ट ओमेगा P पर कितना होता है और एंगुलर वेलोसिटी का इफेक्ट गैरोस्कोपिक कपल पर कितना होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। तो
ये कैलकुलेशन पार्ट होने के बाद मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। तो देखिए इस ग्राफ में आपको ओमेगा की जो वैल्यू है और ओमेगा पी की जो वैल्यू है, ठीक है। तो पहला जो ग्राफ है हमारा, जो हमारा इफेक्ट ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी का, वो किस पर फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ प्रिसिएशंस पर। तो देखिए हमने स्केल ली, तो ओ वाई जो होता है हमारा वर्टिकल एक्सिस और ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों को कंसीडर किया। ओमेगा पी जिसको हमने कंसीडर किया वेलोसिटी ऑफ प्रिसिएशंस, और जो आपका है ओमेगा इसको बोला वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसके लिए हमने 50, 100, 150, 200, 250 का शो किया है, और यहाँ पर हमने 0.5 से लेकर 0.25 तक शो किया है। जबकि हमारे टेबल पर भी जो बाउंडेशंस हैं वो 109.16 ओमेगा के लिए, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी 180.236। तो हमने ओमेगा के लिए 50 से 250 तक मेंशंस किया है। उसी तरह हमने ओमेगा पी के लिए 0.144 मिनिमम वैल्यू है और 0.228 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो उसके बेस पर हमने इस तरह से किया है, और हमने क्या किया 0.05 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो हम जब इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये आपका ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर पर जा रहा है। तो पहला ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया कि वेलोसिटी ऑफ प्रिसिएशंस और एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी जो क्या है, इंक्रीज हो रही है आपकी उसके रिस्पेक्ट में, क्लियर। और उसके बाद जो सेकंड ग्राफ है वो है हमारा एंगुलर वेलोसिटी और आपके जायरोस्कोपिक कपल के बीच में। तो उसका भी हमने जो हमारी कपल्स की जो वैल्यू है 0.957 न्यूटन मीटर, 1.65 न्यूटन मीटर और 2.50 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू है, और एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है 109.16, 165.37 और 180.236। तो इन दोनों का बाउंडेशन लेते हुए हमने एक ग्राफ यहाँ पर भी ड्रॉ किया। तो हम यहाँ पर भी देख रहे हो कि ये ग्राफ भी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जा रहा है। दैट मीन्स कि हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है दोनों के केस में। प्रिसिएशन वेलोसिटी के केस में भी इंक्रीज हो रहा है, और आपका गैरोस्कोपिक कपल के केस में भी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो यही हमारे एक्सपेरिमेंट का मेन एम था, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। तो ग्राफ के थ्रू हमने दोनों चीज़ों को शो कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, क्लियर। सो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट का जो एम था कि टू स्टडी मतलब टू वेरीफाई द टॉर्क फॉर गायरोस्कोप, तो हमने ये इसको कंप्लीट कर लिया है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।